हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथमेटिक्स, साइंस और हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ग्रेड में जो मैथ्स का पेपर आया है काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। सिलेबस में लिखा होता है 10th के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बट मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने 9th एंड 10th इन दो क्लास की एनसीईआरटी बुक्स के एग्जाम्पल भी अगर ढंग से किए हैं राइट, तब भी वो इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकता है राइट। बट आपको बेसिक पकड़ के रखना पड़ेगा। आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं आएगी। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी जा सकते हैं, बट आपके पास मैथ्स के और रीजनिंग के टोटल मिलाकर 9 to 10 क्वेश्चंस होते हैं। तो इस पोर्शन को आप गलती से भी कभी भी छोड़ नहीं सकते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि चलिए कोई बात नहीं, इंग्लिश के अगर 5 क्वेश्चंस आएंगे तो मैं उस पोर्शन को थोड़ा इग्नोर कर सकता हूँ, या उसमें से 5 में से अगर 1 भी स्कोर किया, 2 भी किया तो चलेगा। बट अगर आपको फर्स्ट ग्रेड को कंपटीशन में 40% मार्क्स फर्स्ट पेपर में लाने हैं तो आपको मैथ सीखनी होगी राइट। चलिए, तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। यदि 3 से 1/x सॉरी y सही 2/5 बराबर 2 से 3/5 हो तो x y का मान है जहाँ x और y वास्तविक संख्याएं हैं तथा x इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x 0 नहीं हो सकता है क्योंकि डिवाइड में लिखा है, और अगर 1 में डिवाइड में 0 लिख देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए ये 0 नहीं हो सकता है। ये हमारी क्वेश्चन की कंडीशन है राइट। तो हमसे x y का मान पूछा गया है, तो हम इसको ऑप्शन से करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आप जा रहे हैं और मल्टी डायमेंशन से आप बहुउद्देशीय तरीके से आप नहीं सोच पाते हैं तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हम पहला ऑप्शन रख के देखते हैं कि क्या ये समीकरण संतुष्ट हो रही है। 3 गुणा 1/1 की जगह x की जगह क्या पुट करेंगे हम, -1। हम -1 पुट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, x को क्या पुट करेंगे -1 और y को क्या पुट करेंगे 1, तभी x और y को गुणा करने पर क्या आएगा -1 राइट। तो हम x की जगह -1 पुट करते हैं और y की जगह 1 पुट करेंगे, तो समीकरण में -y गुणा 2/5 और बराबर में क्या लिखा हुआ है, 5 को गुणा करेंगे 2 से, 5 दूनी 10, उसमें 3 जोड़ेंगे, मिश्र भिन्न को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 13/5। तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए 13/5। y की जगह पे कितना पुट करना है, हमको पुट करना है यहाँ पे 1। इसको हल करते हैं। इसको हल करने पर 3 एकम 3 और भाग दिया 1 से तो क्या आ गया -3। 2 एकम 2, उसमें भाग दिया तो 2/5। इसको हल करेंगे, इसकी भिन्न में कुछ भी नहीं तो 1 लिखा जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा, लेस आ जाएगा 5, 5 दिया 15 और 2 एकम 2, तो कितना हो गया -16/5, जो कि 13/5 के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन 1 गलत होगा, यानी हमारे समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। चलिए अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 पर राइट। ऑप्शन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, x बराबर 3 रखें, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट। ऑप्शन नंबर 3 होगा, 1 आंसर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, x गुणा एक्स वाई का मान पूछा गया है, तो x गुणा y कितना दे रहा है आंसर में 1, तो हम कहेंगे x भी कितना होगा 1, y भी कितना होगा 1, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, गुणा करने पे क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ हम रखते हैं x बराबर 1 और y बराबर भी 1 रखते हैं। 3 गुणा 1/x की जगह 1 माइनस y गुणा y की जगह कितना रखना 1,
1 गुणा 2/5 और बराबर में क्या आना चाहिए 13/5। 3 एकम 3, 1 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 एकम 2 और भाग में 5, 2 एकम 2 करेंगे नीचे भाग में 5 आ जाएगा। इसके भाग में कुछ भी नहीं है, इसको हम हल करेंगे तो लैसे लेने पे 5 आ जाएगा। 5 दिया 15 माइनस 2 एकम 2, इसको सीधा हल हम कर सकते हैं लैसे लिए बिना। 5 गुणा 3 और 1 गुणा 2, 15 माइनस 2 कितना आ जाएगा 13/5 और बराबर में क्या आंसर आ रहा है समीकरण में 13/5। तो ये मान समीकरण को संतुष्ट करते हैं, इसलिए हम x बराबर कितना लेंगे 1, y बराबर कितना लेंगे 1 और x और y को गुणा करने पे कितना आ जाएगा 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 नंबर। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पूछा गया है 50 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक रोलर का व्यास, रोलर का मैथ्स को हल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो आपको प्रश्न में दिया गया है उसको सबसे पहले आप लिखें कि मुझे क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। 50 सेंटीमीटर लंबाई रोलर का व्यास है। अब रोलर कैसा बनेगा, बेलनाकार बनेगा इस तरीके से, राइट। रोलर इस तरह से हुआ। इस रोलर की लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो रोलर की लंबाई दी हुई है वो क्या होंगी हमारे बेलन की ऊंचाई होगी h बराबर 50 सेंटीमीटर। यदि एक मैदान को समतल करने में और रोलर का व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, हमको पता है कि जो डायमीटर होता है व्यास होता है वो अगर 21 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या अगर निकालेंगे कितनी आ जाएगी 21/2, क्योंकि जो वृत्त में अगर परिधि से केंद्र को जाते हुए वापस परिधि पे किसी बिंदु को मिले तो इस लंबाई को हम कहते हैं व्यास, और त्रिज्या होती है केंद्र से परिधि की दूरी, ये होती है त्रिज्या। तो इसकी लंबाई भी r है, इसकी लंबाई भी r है, अगर दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा 2r, ये होता है व्यास। तो इसका मतलब त्रिज्या क्या होगी व्यास की आधी होगी, राइट। तो व्यास दिया हुआ है 21, हम इसको 2 से भाग लगा देंगे, ठीक है। यदि मैदान को समतल करने में ये 300 चक्कर पूर्ण लगाता है, चक्कर कितने होंगे, चक्कर की संख्या कितनी होगी 30। तब समतल समतल करने की दर 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो समतल होने में लागत कितनी, यानी प्रति वर्ग मीटर खर्च कितना दिया हुआ है 30 रुपये, राइट। तो अब हमें क्या निकालना होगा समतल होने में होने वाली लागत, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा मैदान का। तो हमें पता है कि बेलन का एक चक्कर का क्षेत्रफल क्या होगा वो निकाल लेते हैं हम। एक बेलन का चक्कर यानी रोलर का एक चक्कर घूमेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, एक चक्कर बराबर 2πr/h, राइट। और यहाँ पर जो खर्च दिया हुआ है वो 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर दिया हुआ, और हमारी जो इकाइयाँ हैं ऊंचाई, व्यास और त्रिज्या ये सभी सेंटीमीटर में दिए हुए, तो हमें इनको मीटर में बदलना होगा। और अगर मीटर में नहीं बदलते हैं तो अंत में आपको जब आप इसको खर्च से गुणा करेंगे तो आपको मीटर में बदलना होगा, उस समय बदल देंगे। तो क्या करेंगे हम 2 गुणा पाई का मान होगा 22/7 गुणा r कितनी है 21/2 और गुणा h ऊंचाई कितनी है 50 सेंटीमीटर। 2 से 2 को हम काट देंगे, 7 का भाग 21 में 3 बार जाएगा, 3 को गुणा करेंगे 3 पंचे 15 0, और 22 को अगर 15 से गुणा करेंगे आप 22 गुणा 15 तो 15 दूना 30 0 हासिल का 3, 15 दूना 30 और 3 33, और इकाई क्या लगा हुआ है 0 लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। इसको हमें अगर मीटर में चेंज करना तो सेंटीमीटर स्क्वायर 2 बार लगा हुआ है, तो हमें क्या करना होगा 100 को 2 बार लिखना होगा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा मीटर स्क्वायर में, वर्ग मीटर में बदलेगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, 100 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 0.33 मीटर स्क्वायर। एक चक्कर का होगा, ये कितना होगा एक चक्कर का। अब हमें कितने चक्कर लगाने 300 चक्कर पूर्ण करने हैं, इसका मतलब 300 चक्कर का क्षेत्रफल कितना होगा 0.33 एक चक्कर का, दुगुना में क्या हो जाएगा 300, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि
तब समतल करने की दर 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर, और हमारे पास कितने वर्ग मीटर है? 300 गुणा 30। तो खर्च कितना होगा? इसको हम गुणा कर देंगे 0.33 गुणा 300 चक्कर, और खर्च कितना है? 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर। राइट, अगर आप यहाँ पॉइंट हटा देंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। पॉइंट के बदले में 1 लिखा, और पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतने हम 0 लगा देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 0 से 0 कटने का मतलब ये होता है कि हम 10 का भाग लगा रहे हैं। 10 का भाग ऊपर भी लगाया, 10 का भाग नीचे भी लगाया। कितना बचेगा? 3 तिया 9, और 9 को हम किससे गुणा करेंगे? 33 से गुणा करेंगे। तो 9 तिया 27, हासिल का 2, 9 तिया 27 और 2 29, 297, और इकाई में क्या लगा हुआ है यहाँ? 0। तो 2970 रुपये इसका खर्च होगा। क्लियर है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 बता रहे हैं रैखिक समीकरणों का युग्म। एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये हमारे सिलेबस में था। रैखिक समीकरणों का युग्म 2x + 3y = 7, a - b गुणा x प्लस a + b y = 3a + b - 2। ये दो समीकरण दिए हुए हैं। ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। संपाती रेखाएं दर्शाता है। तो हमें ये इसका पता होना चाहिए कि संपाती रेखाएं जब दर्शाती है तो क्या शर्त होती है। संपाती रेखाएं, इसके लिए शर्त क्या है? संपाती रेखाओं का मतलब होता है आपने एक रेखा बनाई, इस पे बिंदु बनाए, इस रेखा पर ही दूसरी रेखा बनी हुई है। इसका मतलब एक के ऊपर एक दूसरी रेखा रखी हुई है। तो उन रेखाओं के लिए क्या कोई मान भिन्न हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों रेखाएं समान है, तो उनके लिए मान भी क्या होंगे? समान। मेरे कहने का मतलब है a1/a2, जो x का गुणांक होंगे a1, y के गुणांक b1, और x का गुणांक a, y का गुणांक b, और जो अचर होगा उसको हम कहेंगे c। तो x का गुणांक a1, y का गुणांक b1, और पहला अचर c1। x का गुणांक a2, y का गुणांक b2, और ये जो अचर होगा c2। शर्त क्या होगी? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये हमारे लिए संपाती रेखाओं के लिए शर्त होगी, और इसको याद रखना बहुत आसान है। संपाती रेखा का मतलब है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, इसका मतलब सभी जो अचर होंगे उनके मान क्या होंगे? समान होंगे। राइट, इसके 3 शर्तें होती है अलग अलग एक चर वाले रैखिक समीकरण के लिए। बहुत ईजी है, किसी और दिन क्लास में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो 2x + 3y = 7, इस समीकरण को हम यहाँ रखेंगे। a1 कितना हो जाएगा? a1 हो जाएगा 2, x का गुणांक, y का गुणांक b1 हो जाएगा 3, और c1 क्या हो जाएगा? बराबर में समीकरण में 0 होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है 2x + 3y - 7 = 0 होगा, तभी हम इसको क्या मानेंगे? c1 मानेंगे, इसको अचर तभी मानेंगे। तो c1 कितना होगा? -7। ऐसे ही a2 क्या हो जाएगा? a2 बराबर a - b, क्योंकि x का गुणांक पूरा x का गुणांक है a - b, y का गुणांक a + b, और अचर क्या होगा? c2 बराबर, ये पूरा अचर होगा, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? -3a + b - 2। राइट, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? और अभी इसकी आवश्यकता नहीं है ब्रैकेट ओपन करने की। चलिए अभी शर्त को लगाते हैं। a1/a2 a1/b2 बराबर c1/c2। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो हम यही इसको डिवाइड में लिख देते हैं। राइट, तो क्या हो जाएगा? 2/a - b बराबर 3/a + b बराबर -7/-3a + b - 2। यहाँ आप देख रहे हैं माइनस का भाग माइनस में लगाएंगे तो ये कट जाएगा। ये हमारे पास समीकरण की शर्त है। राइट, अब हम पहले ऑप्शन से a और b की वैल्यू पुट करते हैं, और इसको कौन सेटिस्फाई करता है कि तीनों मान बराबर आ जाए। राइट, a बराबर कितना रखना है? 5। तो 2/a बराबर कितना रखना है? 5 - b बराबर कितना रखा? 1 बराबर 3/a बराबर 5 b बराबर 1 बराबर
7/3 गुणा a बराबर 5 प्लस b बराबर 1 माइनस 2, इस समीकरण में मान रख दिया। 2/5 में से गया 4, 3/5 और ये कितना हो गया 6। वीडियो थोड़ा लंबा नहीं हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कराने का प्रयास कर रहा हूँ। 7/3 पंचे 15, 15 में 1 जोड़ा तो 16 और 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा। इसको हल करते हैं। 2 का भाग ऊपर भी लगाएंगे, 2 का भाग नीचे भी लगाएंगे। तो 2 का भाग 2 एकम 2 और 2 एकम 2 दूनी 4, 1/2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तो कितना आ जाएगा 1/2। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 तो कितना आ जाएगा 1/2। तीनों मान कैसे हैं बराबर है। इसका मतलब ऑप्शन ए सेटिस्फाई करता है। राइट, आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक घनाकार आइसक्रीम बॉक्स की भुजा 22 सेंटीमीटर है। इस आइसक्रीम को कुछ समान शंकुओं में काटा जाता है। त्रिज्या उसकी 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इसको भरा जाता है। ऐसे शंकुओं की संख्या कितनी होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको पता है इसका कॉन्सेप्ट कि अगर आपके पास कोई चीज़ घनाकार है और उसको आप शंकुआकार में बदल रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो सामान है जितना आपने लिया है माल उतना ही सामान यहाँ रहेगा। इसका मतलब है इसका जो आयतन होगा वो दूसरे बनने वाले नए आकार के आयतन के बराबर होगा। तो इसका मतलब पहला कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि दोनों के आयतन बराबर रखना है। एक घनाकार आइसक्रीम बॉक्स की भुजा कितनी है 22, तो आपको पता होना चाहिए घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3। राइट, किसी दिन डिटेल में समझेंगे कि इन फार्मूला को भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत इजीली ये याद हो जाते हैं। याद करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। जैसे इसकी अगर बात करें, घनाकार है तो लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल आता है। लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते हैं तो इसकी क्या होगी भुजा, और इधर भी क्या होगी भुजा, क्योंकि घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो भुजा की घात 2। अगर मुझे इसका आयतन निकालना, आयतन का मतलब क्या है, नीचे क्षेत्रफल में, जैसे मान लीजिए किसी टांके में पानी भरना है तो यहाँ क्षेत्रफल जो नीचे होगा पेंदा, उसी में सबसे पहले पानी भरेगा। राइट, तो ये क्या होगा क्षेत्रफल होगा। उसके बाद पानी कहाँ जाएगा, हाइट पे जाएगा, और हाइट भी क्या होगी इसकी भुजा। राइट, क्योंकि सभी दीवारें बराबर होती हैं। तो इस क्षेत्रफल के गुणा में क्या लगा देंगे, ऊंचाई लगा देंगे, भुजा लगा देंगे। तो भुजा की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो सूत्र को भी याद करने की ज़रूरत है। और ये सभी जगह ये कॉन्सेप्ट लागू होगा, चाहे घनाभ हो, चाहे आपका बेलन हो, चाहे शंकु हो, सभी जगह ये कॉन्सेप्ट लागू होगा। घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3। भुजा कितनी है 22, तो 22 की घात कितनी होगी 3। इसको हम अभी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इस आइसक्रीम को कुछ समान शंकुओं में काटा गया है और तो त्रिज्या उसकी 2 सेंटीमीटर, आर कितनी है 2 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो दोनों का आयतन कैसा होगा समान। हमें पता है शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, आगे आ जाएगा 1/3। राइट, तो 1/3 गुणा, दोनों को बराबर रख लेते हैं, दोनों आयतन को बराबर रख लेते हैं। इसका आयतन होगा 22 की घात 3 बराबर 1/3 गुणा पाई कितना होगा 22/7 इंटू आर कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 गुणा 2, 2 बार लिखना होगा, घात 2 है, गुणा एच ऊंचाई कितनी है 7, 7 से 7 कट जाएगा। राइट, 22 की घात 3 का मतलब क्या होगा कि 22 को 3 बार लिखना है, 22 गुणा 22 गुणा 22, तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। राइट, क्या बचेगा 2 गुणा होगा, 2 से आप काटेंगे तो 11 बार, 2 से काटेंगे तो 11 बार। ठीक है, और भाग में कितना है 3। राइट, भाग में इधर बचा 1/3। राइट, तो क्या होगा 11 गुणा 3, और अब 11 को गुणा करोगे कितना हो जाएगा 33, और 33 को किससे गुणा करना है 11 से, 11 33 हासिल का 3, 11 33 और 3 36, तो कितने शंकु होंगे 363 शंकु होंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। यदि दिए गए आंकड़ों में बहुलक और माध्यिका का अंतर 48 हो, उन्हीं आंकड़ों में बहुलक और माध्यक का क्या अंतर होगा। राइट,
बहुलक और माध्यक का क्या अंतर होगा, आगे यहाँ दिया हुआ है माध्यक का क्या अंतर है। बहुलक और माध्यिका का अंतर, आपको पता होगा कि बहुलक माध्यक, जिसको माध्यक माध्यिका भी बोलते हैं, मीडियन, और माध्य, मोड, मीडियन एंड मीन, ठीक है। तीनों में ये रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होगा, बहुत इजीली फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं। अगर बहुलक को पढ़ा जाए तो इसमें 4 अक्षर होंगे हिंदी में। अगर हम आधे अक्षर को छोड़ दें तो माध्यक में कितने अक्षर होंगे, 3, और माध्य में कितने होंगे, 2। तो बहुलक का सूत्र होगा कि इसमें 4 शब्द हैं और इसके गुणा में अगर 3 अक्षर है तो गुणा में क्या लगाएंगे, 3, और इसमें 2 अक्षर है तो गुणा में क्या लगाएंगे, 2। तो बहुत इजीली याद हो जाएगा कि बहुलक बराबर क्या होगा, 3 गुणा माध्यक बराबर -2 गुणा माध्य बराबर में क्या होगा, बहुलक। इसका संबंध है। अभी हमें दिया है बहुलक और माध्यक का अंतर 48 है। बहुलक माइनस माध्यक, माध्यिका को माध्यक पढ़ा है 48, ठीक है। इसका मतलब मैं बहुलक की जगह क्या ले सकता हूँ, बहुलक यहीं रखेंगे समीकरण में, इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस से क्या बन जाएगा, 48 प्लस माध्यक। तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा बहुलक की जगह, बहुलक बराबर 48 प्लस माध्यक बराबर 3 गुणा माध्यक बराबर 2 गुणा -2 गुणा माध्य। 3 गुणा माध्य और ये माध्य, माध्य को इस तरफ लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 2 गुणा माध्य, और यहाँ क्या लिखा है, 2 गुणा माध्यक गुणा 2 गुणा माध्य। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सेम सेम क्या लिखा हो दोनों में, 2। तो क्या बचेगा, माध्यक माइनस माध्य, और बराबर में क्या है, 48। ये पूरा ब्रैकेट किसके गुणा में लिखा हुआ है, तो इधर कहाँ जाएगा, दूसरी तरफ भाग। 48 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, 48 में 2 का भाग लगाएंगे, पक्षांतरण करेंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे 2 को भाग में आ जाएगा, तो क्या बचेगा, माध्यक माइनस माध्य। 2 का भाग लगाया कितने बार गया, 24 बार। तो क्या रिलेशन आया, माध्यक माइनस माध्य बराबर 24। तो बोल रहे हैं बहुलक एवं माध्यक में क्या अंतर है। राइट, और बहुलक और माध्यक का क्या अंतर होगा, तो कितना होगा, 24। बहुलक और माध्य का क्या अंतर होगा, बहुलक और माध्य का क्या अंतर है, ये पूछा गया है। और हमने जो फाइंड किया है वो माध्यक माइनस माध्य है। राइट, तो हमारे पास एक समीकरण है, बहुलक बराबर 48, बहुलक माइनस, क्या हम माध्यक बराबर निकाल लेंगे यहाँ से, माध्यक, ये माध्य इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 24 प्लस माध्य, माध्यक की जगह क्या रख देंगे समीकरण में, 48 प्लस 24 प्लस माध्य, क्लियर है। अब बराबर में क्या आ जाएगा, बहुलक। अभी हमें क्या निकालना है, बहुलक एवं माध्य का अंतर, बहुलक एवं माध्य का अंतर। तो माध्य को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, बहुलक माइनस माध्य बराबर 48 और 24 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 40 और 20 60 और 12 72। तो इसका आंसर थर्ड ना होगा, कितना होगा, फर्स्ट। आंसर क्या हो जाएगा, 72। ये जो हमने ये समीकरण से उत्तर निकाला है वो है माध्यक माइनस माध्य, ये 24 उत्तर आया है। फिर हमको निकालना है बहुलक और माध्य का अंतर,
क्योंकि बहुलक और माध्य का अंतर दिया हुआ है, बहुलक और माध्य का अंतर निकालना है, तो बहुलक और माध्य का अंतर कितना आएगा, 72 आ जाएगा। अगला प्रश्न श्रेणी का अगला पद, ये रीजनिंग से पूछा गया है, रीजनिंग के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2, 7, 17, 29 और 41 अगला पद पूछना था। ये अभाज्य संख्या से संबंधित दिया गया प्रश्न है, राइट। अलग अलग उत्तर आ सकते हैं, इसमें 53 भी आ रहे हैं, 57 भी आ रहे हैं, बट जो लॉजिक है हमारे पास उसका हम करके देखते हैं। पहली अभाज्य संख्या 2 है, दूसरी अभाज्य संख्या 5, दूसरी अभाज्य संख्या 3, चौथी अभाज्य संख्या 5। इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो अगली क्या आएगी, 7। इसके बाद 11 और 13 अभाज्य संख्या को अगर छोड़ दिया जाए तो अगली संख्या क्या आएगी, 17। 17 के बाद 19 और 29 को छोड़ दिया जाए तो अगली संख्या क्या होगी, 19 और 23। इनको अगर छोड़ दिया जाए तो अगली संख्या क्या होगी, 29। उसके बाद 31 और 37 को छोड़ दिया जाए, ये लगातार क्रम से अभाज्य संख्या हैं। 41 के बाद 43 और 47 को अगर छोड़ दिया जाए तो अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, 53 होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 53। अभाज्य संख्या आप जानते हैं, वे अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। बहुत आपने परिभाषाएं पढ़ी होगी, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन ये है, केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 को अगर आप लिखेंगे तो 2 गुणा 1, इसका एक गुणनखंड है 2, दूसरा गुणनखंड है 1। 3 का गुणनखंड करेंगे 3 गुणा 1, 5 का गुणनखंड करेंगे 5 गुणा 1। अगर आप 4 का गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, 2 गुणा 1। तो कितना गुणनखंड हुआ, 1। ये एक अंक तो हुआ 2, ये अंक भी सेम ही माना जाएगा क्योंकि समान है, एक गुणनखंड और ये दूसरा गुणनखंड। 4 को और क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 1, तो इसका एक गुणनखंड और क्या होगा, 4। 4 के गुणनखंड क्या हो गए, 2, 4, 1। तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड होगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। 1 को अभाज्य संख्या क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि 1 को अगर आप गुणनखंड करेंगे 1 गुणा 1 गुणा 1 लिखा जाएगा अनंत तक, और अंक कितना, केवल 1। इसलिए अभाज्य संख्या का केवल एक गुणनखंड होने की वजह से, ये एक ही गुणनखंड होने की वजह से इसकी परिभाषा में ये नहीं है, क्योंकि कम से कम केवल और केवल 2 गुणनखंड होने ज़रूरी है। एक में केवल एक ही गुणनखंड होता है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार में P, Q, R, S, T, U 6 सदस्य हैं। P Q का पिता है, P Q का पिता है। इससे हमको पता चल गया कि P क्या है, पिता है। Q के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो पुत्र भी हो सकते हैं, पुत्र भी हो सकता है। S की शादी R से हुई, S की शादी R से हुई, आपस में संबंधित है, कोई भी पति और पत्नी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जो T की माता है, S की शादी R से हुई, जो T की माता है, इसका मतलब जो S है वो T की माता है, तो ये पता चल गया कि ये माता है। अब ये बेटी भी हो सकती है T, और बेटा भी हो सकता है। U T के दादा है, U T के दादा है, ये T के क्या है, दादा है। R P का भाई है, R P का भाई है, R P का भाई, P पहले से पिता है, इसका ये भाई है, इसका मतलब ये भी क्या है, पति है। अब ये माता हो गई तो ये जैसे महिला हो गई, महिला है तो ये क्या है, पुरुष है, क्योंकि इनका आपस में शादी हुई है, तो ये क्या है, इसका पति है, S का पति है, राइट, S का पति है। और ये दोनों आपस में क्या है, भाई है, और इसका पिता है, इसका मतलब ये इसकी क्या है, पुत्र या पुत्री है, राइट। और S का इससे क्या संबंध है, सॉरी R का इससे क्या संबंध है कि ये इसकी पत्नी है और ये इसका बेटा है, इसकी माँ, ये या तो पिता है या पुत्र है या पुत्री है, राइट। और ये इसके क्या है, दादा है। R और P क्या है, भाई है, R और P भाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, R P, ये दोनों भाई हैं। इसके पिता कौन है,
यू पिता है, जिसके 2 बच्चे हैं। इनकी जो आर की पत्नी कौन है, एस है, और पी का पुत्र या पुत्री कौन है, क्यू, राइट। और ये टी भी क्या है इसका, पुत्र या पुत्री। इसका मतलब ये दोनों क्या है, भाई बहन है। तो इसका अगर यू दादाजी है, टी का दादा है, तो क्यू का भी क्या होगा, दादा होगा। आई होप क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी में x माइनस 2 तथा x माइनस 1/2 का पूरा भाग चला जाता है। जब पूरा भाग चला जाता है, इसका मतलब वो उस पद का, बहुपद का गुणनखंड होता है। गुणनखंड का मतलब होता है कि उस मान को उस बहुपद में रखने पर शून्य उत्तर आता है। ठीक है, पूरा भाग जाएगा तो शेषफल शून्य होगा। इसका मतलब x बराबर कितना रख सकते हैं समीकरण में, 2। x बराबर 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगी समीकरण, a गुणा 2 की पावर 2 प्लस 5 गुणा 2 प्लस c बराबर 0। 2 दूनी 4a, 5 दूनी 10 प्लस c बराबर 0, राइट। x माइनस 1/2, इसका मतलब x बराबर क्या पुट करेंगे हम, 2 रखेंगे। x बराबर 1/2 रखेंगे। समीकरण नंबर 1, x बराबर 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, a गुणा x की कितना रखना है, 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 5 गुणा 1/2 प्लस c बराबर 0। तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, a इंटू 1 कितना हो जाएगा, a/2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर प्लस 5 एकम 5/2 प्लस c बराबर 0। इसका ले से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार, तो 5 दूनी 10 प्लस c का भाग 1 का भाग 4 बार जाएगा, तो 4 को गुणा करेंगे c से बराबर 0। 4 इसके गुणा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समीकरण क्या बचेगी, a प्लस 10 प्लस 4c बराबर 0। और पहले समीकरण में 4a लिखा हुआ है, दोनों समीकरण को हल करना है तो इस समीकरण को इससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा पड़ेगा। इस समीकरण को गुणा कैसे करना पड़ेगा, 2 से, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, गुणा 4, ताकि दोनों समीकरण समान बन जाए। तो क्या हो जाएगा, 4a, पूरे समीकरण को गुणा करना है, 4 को 10 से गुणा किया, 4 दाएँ 40 प्लस 4 चौक 16c बराबर 0। और ऊपर पहला समीकरण लिखा हुआ है 4a प्लस 10 प्लस c बराबर 0। समीकरण इसको 3 दे देते हैं, इसको 4, 3 में से 4 को घटा देते हैं, ये घट गया, ये भी घट गया, ये भी घट गया, तीनों को चिन्ह बदल जाएंगे। 4a में से 4a 0 चला गया, 40 में से 10 गया 30, और 16 में से 1 गया तो प्लस के 15, c बराबर 0। 15c बराबर 30 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा, -30, c बराबर क्या जाएगा, -30 भाग में जाएगा 15, 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो आंसर क्या आ जाएगा, -2। तो इसका मतलब c बराबर कितना आ गया, -2। c बराबर -2 को समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखने पर क्या आएगा, 4a प्लस 10 प्लस c की जगह कितना रखेंगे, -2 बराबर 0, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, 10 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8। तो क्या हो जाएगा, 4a प्लस 8 बराबर 0। 4a प्लस 8 बराबर कितना हो गया, 0। तो 4a बराबर कितना हो जाएगा, -8, a बराबर -8/4, a बराबर 4 का बाहर आ गया, 4 कम 4, 4 दूनी 8, और माइनस पहले से लगा, तो a बराबर कितना आ गया, -2। क्लियर दिख रहा है, a और c का मान समान है, इसका मतलब a और c क्या होगा, बराबर होगा। कौन सी शर्त में लिखा है, ऑप्शन नंबर 4, a बराबर c। ये क्लियर है आपको, गुणनखंड दिए हुए हैं x-2 और ये, क्योंकि पूरा भाग जा रहा है, और गुणनखंड का मतलब होता है उस मान को रखने पर उस गुणनखंड का वैल्यू 0 हो जाएगा। पुट किया, 0 आ गया, समीकरण नंबर 1। दूसरे समीकरण में पुट किया और उसके इक्वल टू 0 रखा। दोनों इक्वेशन को समान करने के लिए 4 से गुणा किया, और हल करने पर ए और सी के मान आ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। n प्रेक्षणों का माध्य x बार है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था। कई बार एग्जामिनर हमको ऐसा एक प्रश्न दे देता है जो प्रश्नावली हमें बहुत अच्छे से आती है, और उसके बावजूद भी हम वो प्रश्न नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब उस प्रश्न से नहीं उलझना है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। n प्रेक्षणों का माध्य x बार है, और माध्य का मतलब n प्रेक्षण है मेरे पास, तो मैं x प्रेक्षण ले लूँगा, x1, x2,
x3 और कितने होंगे, n प्रेक्षण होंगे। तो माध्य का सूत्र आपको ही पता होगा। माध्य सिंपल चीज़ क्या होती है कि सभी प्रेक्षण को जोड़ करना है और बटे में जितने आंकड़े उसका भाग लगाना है। अभी माध्य कह रहे हैं x बार है, तो हम माध्य की जगह लिख देते हैं x बार। अगर मैं देखूँ इस पूरे का योग क्या होगा, तो बटे में भाग में जो ये सब गुणा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x बार n बराबर इस पूरे का योग। ये हमको अभी तक इतना मिल चुका है। यदि प्रेक्षण में प्रथम प्रेक्षण में एक की कमी, प्रथम प्रेक्षण में एक की कमी का मतलब प्रथम प्रेक्षण कौन था, x1, इसमें से क्या घटाना है 1, दूसरा प्रेक्षण x2 में से क्या घटाना है 2, तीसरे प्रेक्षण में से 3। इसी प्रकार लगातार आगे कमी करती जाएंगे, -3 x4 -4, राइट। और जो xn होगा उसमें से क्या घटाएंगे अपन, x घटाएंगे, n घटाएंगे, ठीक है। तो जो अंतिम पद होगा उसमें से हम, जो xn था उसमें से हम क्या घटाएंगे, n घटा देंगे, राइट। अंतिम पद में से ही घटा देंगे। अब हम अगर इन आंकड़ों का योग करना हो, क्योंकि माध्य निकालना है, तो नया माध्य किसके बराबर होगा, तो माध्य निकालने इन आंकड़ों को योग करना पड़ेगा और डिवाइड बाई आंकड़ों का संख्या n से भाग लगाना होगा। अगर हम देखें सभी में x1 x2 x3 लिखा है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, इनको हम साथ लिख लेते हैं, xn अंतिम। यहाँ क्या बचेगा, माइनस को बाहर लेते हैं, सभी में माइनस लिखा है, -1 -2 -3 -4 -n, तो माइनस को बाहर ले लेते हैं, क्या बचेगा 1 + 2 + 3, कंटिन्यू चलता जाएगा, लास्ट में क्या जाएगा n। इन प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n × n + 1 बटे 2, राइट। और इसका क्या होगा, इसका कुल योग और अब देखिए इसका कुल योग क्या होगा, अगर हम देखें इसका कुल योग कितना आया था, ये समीकरण बनी है हमारे पास, इसका आया था x बार n, क्या आया था x बार n, और माइनस ये समीकरण में लिख दिया। अब ये हमारा क्या है, इन आंकड़ों का योग है, क्या है, आंकड़ों का योग। मुझे माध्य निकालने के लिए योग में n का भाग लगाना पड़ेगा, इसका मतलब इसमें मुझे किसका भाग लगाना है, n का। तो n का भाग इसमें पद में भी लगाना, n का भाग इस पद में भी लगाना, दोनों पद में जाएगा तो n से n कैंसिल, n से n कैंसिल, तो क्या बचेगा x बार माइनस n + 1 बटा 2। क्या ऐसा कहीं पर है, तो फोर्थ ऑप्शन आप देख सकते हैं, x बार माइनस n + 1 बटे 2, ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि बेसिक आपको अच्छे से आना ज़रूरी है। अगला प्रश्न, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन को पिघलाकर समान आकार के 12 गोले बनाए जाते हैं। समान प्रश्न आ गया पहले इसकी तरह, इसका आयतन क्या होगा, दोनों का समान आयतन होगा। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होगा πr²h। 12 गोले बनाए जाते हैं, 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ और गोले कितने हैं 12। इसका मतलब इसके 12 गोले और एक बेलन बराबर है। पाई का मान 22/7 गुणा r की घात 2। क्या बेलन की त्रिज्या दी हुई, व्यास दिया गया 16, तो त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी कितनी हो जाएगी 8। 8 गुणा h, ऊंचाई कितनी दी हुई है 2, बराबर 4/3। पाई का मान 22/7 गुणा r³ मतलब प्रत्येक गोले का व्यास, इन्हें अच्छा त्रिज्या मुझे निकालनी है। त्रिज्या निकल जाएगी तो व्यास निकल जाएगा, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। अब ये देखिए 22/7 से 22/7 कट जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से काटते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 का भाग लगाएंगे 2 छक्के 12, 2 कब लगाएंगे 2 तिया 6, कितना बचा, इस तरह बचेगा r की घात 3 बराबर में 1 और बटे में 3 तिया 9। 3 तिया 6 नहीं करना, बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं, 3 को 3 से गुणा करते हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6 कर देते हैं, जो भी गलत है। 3 का पड़ा 3 बार बोलना तो कितना आएगा 9 आएगा। बहुत सिली मिस्टेक से क्वेश्चन गलत हो जाता है। r की घात 3 गुणा में चला जाएगा तो 9। अब घनमूल निकालना होगा तो r बराबर 9 का घनमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा, r बराबर
से कुछ गलती हुई है। पाई आर स्क्वायर एच। दोबारा कर लेते हैं। इस कैलकुलेशन को दोबारा कर लेते हैं। कुछ गलती हुई है, इस वजह से हम परिणाम तक नहीं पहुंच पाए। पाई से पाई कट जाएगा, आर त्रिज्या कितनी है, बेलन की त्रिज्या, व्यास 16 तो त्रिज्या 8 हो जाएगी। 8 गुणा ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर बराबर 4/3 गुणा आर मुझे फाइंड करना है गुणा, ठीक है। अभी जब भाग में इधर गुणा में चला जाएगा, जो गुणा में वो भाग में चले जाएंगे। आर की घात 3 बराबर 8 गुणा 2 पहले से लिखा हुआ है। ये इस तरफ भाग में दूसरी तरफ जाने पे कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा। आर की घात 3 में ये गुणा में और ये भी गुणा में, तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। 4 गुणा 12। अभी हम भाग लगाएं तो 3 एकम 3, ऊपर भी 3 का भाग, नीचे भी 3 का भाग। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब मुझे घनमूल निकालना है आर का, तो 1 2 3 नंबर में से एक नंबर ले लूँगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 2। प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। डी बराबर 2 इंटू आर, 2 गुना त्रिज्या कितनी है 2 दूनी 4 सेंटीमीटर व्यास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1। हिंदी के प्रश्न देखते हैं। किस विकल्प के सभी शुद्ध शब्द हैं, तो हम देख सकते हैं हंसी, क्रांति, पुरस्कार। इसमें पुरस्कार शब्द गलत है, पुरस्कार होना चाहिए। रिमझिम बलिष्ठ, बलिष्ठ नहीं होता है, बलिष्ठ होता है, कैंसिल। ऊंचाई स्वयंवर परिशिष्ट, ये भी बिल्कुल सही है। 19वीं आशीर्वाद प्रादुर्भाव होता है, प्रादुर्भाव नहीं। जो र होगा वो भा के ऊपर आएगा, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3। किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है, अभिषेक अभि प्लस एक बिल्कुल सही है। संकल्प सम प्लस कल्प माँ का अनुस्वार बन जाएगा। किम प्लस चित मैं का अगेन अनुस्वार बन जाएगा। प्रमाण, प्रमाण के लिए होगा प्र प्लस मान, और अगर री के बाद न आता है आ के स्वर में, तो न का क्या बन जाएगा, नया बन जाएगा। तो न की जगह क्या हो जाएगा, प्र प्लस मान की जगह प्रमाण हो जाएगा। तो नए की जगह क्या आना चाहिए, न आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 गलत है। अगला बहुत सरल सा प्रश्न था। कड़ाई, कड़ाई का मतलब होता है शक्ति, किसी नियम को, कानून को कड़ाई से लागू करना। कड़ाही रोज़ हम घर में उपयोग करते हैं, धोते हैं। कड़ाही जो ज़्यादातर युवा बाहर तैयारी कर रहे हैं, तो रोज़ यही काम हमारा रहता है। शाम को गोल बर्तन है, सबको याद है अच्छे से। अवार्ड का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है। अधीर निर्णय अवार्ड होता है, प्रदान करना अवार्ड होता है, प्राप्य कोई अवार्ड नहीं होता है, पंचाट भी अवार्ड होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 4। प्राप्य होता है रिसीवेबल और ड्यू, इसके लिए हम प्राप्य शब्दावली का प्रयोग करते हैं। अगला होगा आ उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। यहाँ ये आहाई है, आहाय। अगर आहार है तो बिल्कुल सही है। आ उपसर्ग है। आस्था में आ प्लस स्था सही है। आसक्त में आ उपसर्ग है, बट आस्तिक में उपसर्ग आ नहीं है, अस्थि प्लस इक होगा, ठीक है। तो इसमें एक प्रत्यय है, ना कि आ उपसर्ग है, तो ये आ से निर्मित शब्द नहीं पूछा गया था। अगला प्रश्न, एक बात हमेशा याद रखें, जो राजस्थान के जो एग्ज़ाम्स होते हैं या स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर आपने एसएससी की अच्छी इंग्लिश पढ़ी है,
एसएससी के लिए अच्छी इंग्लिश पढ़ी है तो आप राजस्थान के जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होंगे उनमें अच्छे से आप इसको कवर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है कि किसी बात को हमने पहले आदमी ने दूसरे आदमी को कही और दूसरा आदमी जाके तीसरे आदमी को बोलेगा। तो पहले आदमी ने कहा कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो वो प्रेजेंट की बात करेगा क्योंकि सामने खड़ा है व्यक्ति। और तीसरे प्रश्न को जब दूसरा व्यक्ति जाके बोलेगा तो क्या बोलेगा कि पहला व्यक्ति मुझे बोल रहा था कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, राइट। तो अब ये बात पुरानी हो चुकी है इसलिए इसमें जाएगा पास्ट में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा याद रखें इनडायरेक्ट बात हो रही है इसलिए प्रेजेंट से सारे टेंस किस में बदल जाएंगे? पास्ट में बदल जाएंगे। चेक करते हैं, कुछ रूल्स को भी हमें ध्यान रखना होगा। He said, when I was a boy, I could stay up as long as I liked. या हम देख सकते हैं when I was boy, तो ये पास्ट में चल रहा है पहले से। He said that, तो सबसे पहले ये इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा और क्या लग जाएगा? that लग जाएगा क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है। He said that when he was a boy, ये बिल्कुल सही है। I could, I क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन यहाँ कौन है? He, तो ही करेक्ट है। He could stay up as long as he liked. आई का भी क्या दोबारा हो जाएगा? ही। सेकेंड ऑप्शन, ही सेड दैट एज बॉय ही वॉज अलाउड, तो ये ध्यान रहे कुड स्टे का मतलब कुड जहाँ का प्रयोग होता है वहाँ पे अलाउड यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे भी थर्ड ऑप्शन में भी अलाउड यूज़ किया हुआ है। तो इसका मतलब ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्लियर है? क्या लॉजिक था इसमें? अगर आपके वाक्यांश में कुड आया हुआ सेंटेंस में, राइट, तो उसको हम अलाउड में बदल सकते हैं। वॉज अलाउड टू, ये भी बिल्कुल सही है, और हैड बीन अलाउड टू, ये भी बिल्कुल सही है। तो कुड को वॉज और हैड बीन में बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर आपको टेंस अच्छे से आते हैं तो आप 2 से 3 क्वेश्चन के लिए आराम कर सकते हैं, आराम से इनको कर सकते हैं। ये उन करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ध्यान रखना है। व्हेन इट रेनिंग वी विल गो आउट, तो इसके लिए फॉर्मेट ध्यान रखें आप। कहीं भी फ्यूचर टेंस होगा अगर किसी भी एक पार्ट में, तो दूसरे पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, राइट। अगर एक पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट है और कंजंक्शन से वो सेंटेंस शुरू हो रहा है, यहाँ दिख रहा है व्हेन से शुरू हो रहा वाक्य, एक पार्ट में फ्यूचर टेंस है तो दूसरे पार्ट में क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हैव स्टॉप्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। स्टॉप के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। स्टॉप्ड पास्ट है, क्वेश्चन नॉट सॉरी स्टॉप्स, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ऑप्शन मेरे पास बचे हैं सेकंड और फोर्थ। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ स्टॉप लिखा गया, स्टॉप्स लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि अब मुझे सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो स्टॉप नहीं आएगा, स्टॉप्स आएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो स्टॉप आएगा। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या है? इट, और इट क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के लिए क्या आएगा? एस या ई एस, तो स्टॉप्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। पैसिव का मतलब क्या होता है? पैसिव का मतलब होता है कि किसी सेंटेंस को आप सब्जेक्ट की जगह किसी शुरू कर रहे हैं ऑब्जेक्ट। जैसे राम ने आम खाता है, तो हम क्या कहेंगे? आम राम द्वारा खाया जाता है, राइट। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि खाता है और खाया जाता है, तो इसमें कोई टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ, केवल बात के कहने का तरीका बदला है। तो टेंस को नहीं बदलना है। पहली बात अपनी खोपड़ी में ये बिठा लेना कि टेंस नहीं बदलना है। देखिए क्या लिखा है? हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी। डिसअपॉइंटेड, 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 सभी ओके। तो इसमें क्या बनेगा? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। सब्जेक्ट हर बिहेवियर, हर बिहेवियर कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट में, सभी जगह हर बिहेवियर लिखा हुआ, ओके। यहाँ पे हर बिहेवियर आ गए तो फर्स्ट ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आई वॉज डिसअपॉइंटेड टू। डिसअपॉइंटेड के बाद कभी भी टू प्रीपोजिशन नहीं आता है।
वॉज डिसअपॉइंटेड बाई भी प्रीपोजिशन नहीं आता, तो डिसअपॉइंटेड के बाद प्रीपोजिशन क्या आता है, एट आता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ प्रीपोजिशन का ध्यान रखना था, बाकी सेंटेंस के स्ट्रक्चर सेम है। तो ये क्वेश्चन पैसिव फॉर्म का पूछा गया था, बट किस फॉर्म में पूछ लिया गया कि आपको सही प्रीपोजिशन की जानकारी है या नहीं है। तो एक ही क्वेश्चन में आपसे पैसिव भी पूछ लिया गया और आपसे प्रीपोजिशन भी पूछ लिया गया। एग्जामिनर बहुत इंटेलिजेंट है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजक्शंस, कंजक्शन और कंजक्शंस फ्रॉम द गिवन बिलो। ही इज़ मैड, ही फाइंड्स मैडनेस, इसका क्या मतलब होगा? इसका अगर हिंदी में अर्थ जाने तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि वह पागल है या वह पागलपन का नाटक कर रहा है। फेंस का मतलब होता है पागलपन, पागलपन का नाटक। एक जो फेक जो एक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं फेंस, फेक एक्टिविटी। तो या तो वो पागल है या पागलपन का नाटक कर रहा है। तो आइदर ही इज़ मैड और ही फेंस मैडनेस, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने अपनी तैयारी एप्लीकेशन पर राहुल सर द्वारा आयोजित टेस्ट सीरीज में आपने देखा होगा कि मॉडरेट लेवल के एंटोनिम सिनोनिम्स पूछे गए थे, मॉडरेट लेवल की इंग्लिश पूछी गई थी। तब बहुत लोगों का ये कहना था कि इतना हार्ड पेपर नहीं आता, इतनी इंग्लिश इस तरह की नहीं पूछी जाती है, सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैच द कॉलम में हमने बाकायदा टेस्ट सीरीज़ में अपनी तैयारी एप्लीकेशन पर आप फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज़ आप देखेंगे तो वो मैच द कॉलम में आपको सीधे सीधे एंटोनिम्स मिलेंगे, राइट। तो आपको एग्जामिनर से आगे सोचना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन के पास जा सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति या समझौता। असेट का मतलब होता है संपत्ति। अब कोई कह देगा कि सर इतने कैसे याद करें, तो इसका कोई इलाज नहीं, मेहनत करना होगा। एक दिन के 100, 200 जितना आप कर सकते हैं, 50 आप लर्न करें, राइट। जितना हो सकता है आप 50 रोज़ एंटोनिम्स लर्न करें, 50 सिनोनिम्स लर्न करें, 50 वोकैब लर्न करें, ये तो करना ही होगा। बोल्ड, क्योंकि आपको एक गजेटेड ऑफिसर बनाने जा रहे हैं। बोल्ड का क्या होगा? साहसी, निर्भीक। ब्लिस क्या होता है? ब्लिस का मतलब होता है परम आनंद, जो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आएगा, ठीक है। डोपामिन हार्मोन रिलीज होगा। लाइबिलिटी का मतलब होता है उधारी या बोझ। माइजरी का मतलब होता है कष्ट, दुख में, पीड़ा में, कंजूसी। डिसेंट का मतलब होता है असहमति। और टिमिड का मतलब होता है डरा हुआ, डरपोक, कायर, राइट। तो सहमति को आप मिलाएंगे असहमति से, तो ए में क्या होगा? 3। ए में 3 कौन सा ऑप्शन में? किसी में भी नहीं है, केवल 4th में। बाकी आप प्लान कर देख सकते हैं। यहाँ पे बी में 1 संपत्ति का क्या हो जाएगा? उधार हो जाएगा। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। कोई भाई ये भी प्रश्न कर सकता है सर एंटोनिम होता क्या, हमको तो यही पता नहीं है। विलोम शब्द होता है भाई। एसेट का लाइबिलिटी, बोल्ड का हो जाएगा टिमिड, साहसी का डरपोक, और ब्लिस का हो जाएगा माइजरी, परमानंद की जगह क्या हो रहा है? कष्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अभी आपको नीचे दिखेगा कि रासायनिक अभिक्रिया समीकरण कुछ बुक का एक पेज लगा हुआ है। ये हमारी बुक है साइंस सुदर्शन चक्र, NCERT सार संग्रह सामान्य विज्ञान, राइट। राहुल चौधरी सर, राइट। अपनी तैयारी एप्लीकेशन के ओनर, अपनी तैयारी बोर्ड के, आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन के ओनर, कोर्स के ओनर, अपनी तैयारी यूट्यूब चैनल के ओनर, राइट। वर्तमान में ये पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। SR चौधरी, ठीक है, ये इस पुस्तक के लेखक हैं, अध्यापक हैं वर्तमान में शिक्षा विभाग में।
ज्ञान विज्ञान पब्लिकेशन की बुक है और आज के पेपर में 5 प्रश्न विज्ञान के पूछे गए, उसमें से 4 प्रश्न आपको मिलेंगे और ये वन लाइनर फॉर्म में है, राइट। वन लाइनर फॉर्म में आपको ये बुक मिलेगी। कक्षा 6 से 10 तक का संपूर्ण सार संग्रह, एक टॉपिक में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं 50-100 वो इन्होंने बना के आपको दे दिए हैं। क्वेश्चन पढ़ना, आंसर करना, क्वेश्चन पढ़ना और उसका आंसर करना, इससे बेटर क्या हो सकता है, क्योंकि साइंस में ये समझ में नहीं आता कि हम क्या पढ़ें और उसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा। अगर थ्योरी आपने पढ़ लिया तो आपको पता नहीं चलेगा उसके बाद क्वेश्चन क्या बनेगा, ठीक है। और इसको आप रिवाइज़ कर सकते हैं, बहुत छोटी सी बुक है, राइट। केवल आपको 150 to 170 डिपेंड करेगा आपका डिस्टेंस क्या है बुक के डिपो से, ठीक है। आपके चाय नाश्ते के खर्चे में आपको बुक मिल जाएगी इजीली। कक्षा 11 से 12 के परीक्षाओं के तथ्यों का इसमें संकलन किया गया और PYQs भी लिए हुए हैं। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो भी इसमें शामिल है, राइट। तो इसका रिजल्ट है आज के पेपर में 5 में से 4 क्वेश्चन इन्होंने दिए जो आप आगे हम देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन साइंस का ये रहा आपके पास, लेड नाइट्रेट को उस ताप पर गर्म करने पर दिखाई देने वाले भूरे धुएं का कारण क्या है। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। मुझे इस बात की थोड़ी सी शर्म आती है कि इतने अच्छे से पेपर बनाने के बाद आप फर्स्ट ग्रेड लेवल का पेपर बना रहे हैं, उसके बावजूद भी इस तरह के ऑप्शन बनाते हैं। टेट्रोऑक्साइड, अच्छा इन्होंने संधि कर दी, माफ़ी चाहते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें से क्या आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पुस्तक में सीधा सीधा ये प्रश्न दिया हुआ है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं निकलता है। ये धुआं किसका है, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हूबहू प्रश्न है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर दिखाई देने वाले भूरे धुएं का कारण क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और क्या चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया, आप जाके देख सकते हैं पेज नंबर 95, साइंस सुदर्शन चक्र, सामान्य विज्ञान, रासायनिक अभिक्रिया, चैप्टर नंबर 13, हूबहू प्रश्न छपा हुआ है। तो इस पुस्तक की सबसे खास बात क्या है कि सीधा क्वेश्चन दिया, बिना बुझा चूना का सूत्र क्या है, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर क्या बनेगा, बिना बुझा चूना। सफ़ेदी में CO2 से अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा, संगमरमर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो उसमें क्या प्रश्न बनेगा आप अच्छे से इसका पता कर सकते हैं। अभिक्रियाओं को बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया है। 2 या अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, यानी कि 2 या अधिक पदार्थ मिलते हैं और क्या बनाते हैं, केवल एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी कि 2 जुड़ के 1 बन गया। तो ये क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। बहुत बेसिक से समझाया, बहुत अच्छे से समझाया इन्होंने। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हमें ऊष्मा या ताप देना पड़ता है। भाषा बहुत सरल है, किसी को भी समझ में आ सकती है। बहुत जो आर्ट्स के कैंडिडेट्स हैं वो भी इसकी भाषा को समझ सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हमें ऊष्मा या ताप देना पड़ता है। इसका मतलब आपने एक भगोना लगाया और आपने गैस से उसको गर्मी दी, पानी क्या होगा, गर्म होगा, तो ऊष्मा दे रहे हैं हम। देने का मतलब क्या, ऊष्मा शोषी, जैसे जल का वाष्पन, कपूर का उद्गम। कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, पिछली बार भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, राइट। तो ये परीक्षा उपयोगी बहुत ही अच्छी बुक है। इसका इंडेक्स है, जैसे आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था उसमें सारे टॉपिक्स थे, परमाणु अणु, तत्व यौगिक मिश्रण, प्रवृत्तिक रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक समीकरण अभिक्रियाएँ, अम्ल क्षार, कार्बन के यौगिक, धातु अधातु, राइट, कोशिका संरचना, उत्तक, ठीक है, जैव प्रक्रम। आपके सारे टॉपिक्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। फिजिक्स, सबसे खूबसूरत बात क्या है कि इसमें सभी पोर्शन कवर किए गए हैं। जीव विज्ञान, ये देखिए, केवल अगर आप देखे जाएँ 216 पृष्ठ की बुक है, यानी अगर आप दोनों तरफ से काउंट करेंगे तो 216 पेज है, और अगर एक तरफ से काउंट करेंगे तो केवल 108 पेज की बुक है। 108 पेज की बुक, और वो भी वन लाइनर फॉर्म में, केवल क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको और विद कॉन्सेप्ट, राइट। उसमें आपको फिजिक्स में मिल रही, बायोलॉजी भी, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, और टेक्नोलॉजी भी आपको मिल रही, राइट। अपशिष्ट प्रबंधन तक इन्होंने शामिल किया है। नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी को भी इसने, इकोलॉजी को भी इन्होंने शामिल किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 तार ABCD एक ही पदार्थ और अलग अलग लंबाई और त्रिज्या के बने हैं, तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए न्यूनतम प्रतिरोध उत्पन्न करना है। प्रतिरोध क्या होना चाहिए, न्यूनतम। तो हमको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि प्रतिरोध
लंबाई पर कैसे डिपेंड करेगा, राइट। तो अभी अपन देख लेते हैं। पदार्थ समान है, देखते हैं कि इन्होंने दिया है प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तार की लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति पर। तो इन्होंने प्रश्न में दिया है एक ही पदार्थ समान पदार्थ से बने हैं, इसलिए पदार्थ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्षेत्रफल, इसलिए इन्होंने त्रिज्या दी है, यहाँ पर लंबाई और त्रिज्या दी है, तो क्षेत्रफल का प्रभाव पड़ता है। और पदार्थ की लंबाई पर, तार की लंबाई पर, इसके लिए उन्होंने सूत्र दिया कि तार का प्रतिरोध R और तार की लंबाई मोटाई क्षेत्रफल मोटाई और के बीच में क्या संबंध है, R बराबर रो L अपॉन ए, ये इन्होंने दिया है। तो हम देख सकते हैं R बराबर रो L अपॉन ए, तो सभी के लिए रो समान होगा, पदार्थ की प्रतिरोधकता समान होंगी क्योंकि सबके लिए प्रतिरोध एक ही पदार्थ दिया हुआ है। तो हमें किस पे ध्यान रखना है, L अपॉन ए पर। ऑप्शन नंबर 1 L अपॉन ए क्या होगा, L की जगह क्या रखना है 2L अपॉन एरिया, ए फॉर एरिया, एरिया में क्या होता है R स्क्वायर, R स्क्वायर होगा तो हम क्या लिखेंगे 4R स्क्वायर, तो 4 चौक 16R स्क्वायर, राइट। तो अपन L और R पे ध्यान नहीं देंगे, ये कांस्टेंट रहेगा सभी प्रश्नों में, सभी ऑप्शन में। ये क्या हो जाएगा 2/16, इसका मतलब 1/8, तो ये कितना हो गया 0.12। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 4L R/2, L की जगह कितना रखना है 4L/R/2, तो R स्क्वायर बटा 2 दूनी 4, राइट, R स्क्वायर बटा 4, तो ये नीचे आ जाएगा। ऊपर चला जाएगा 16L अपॉन R स्क्वायर, तो ये अधिकतम हो जाएगा 4L R/4, 4L/R/4, तो R स्क्वायर बटा 4 चौक 16, ऊपर जाएगा तो 60। कैसे सोल्व करेंगे, 4L बटे में कुछ भी नहीं, क्या लगाएंगे 1/R स्क्वायर बटा 16, 4L बटा 1 गुणा 16/R स्क्वायर, तो 16 चौक 64 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लंबाई जितनी कम होगी, लंबाई जितनी कम होगी प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और अगर लंबाई ज़्यादा है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो ये लंबाई ज़्यादा है कट जाएगा, ये लंबाई ज़्यादा है कट जाएगा, 2L है और यहाँ पर L है, तो इन दोनों में कंपैरिजन करना होगा, या 4R है और यहाँ 2R है। अगर क्षेत्रफल बढ़ता है, अगर मोटाई बढ़ती है तो उसका प्रतिरोध कम होता है। चालक तार का स्वीकार क्षेत्रफल दुगुनी करने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और लंबाई दुगुनी में प्रतिरोध दुगना हो जाएगा। इसका मतलब लंबाई ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो हमें लंबाई क्या चाहिए, कम लंबाई, और क्षेत्रफल क्या चाहिए, ज़्यादा। तो कम लंबाई और ज़्यादा क्षेत्रफल वाला कौन सा ऑप्शन है, लंबाई कम, यहाँ L है और यहाँ 2L है, और यहाँ क्षेत्रफल क्या होता है 4R और ये 2R, राइट। अगर आप इसका निकाल भी लें तो क्या हो जाएगा रो L अपॉन ए, तो क्या होगा L की जगह लिखना L बटा 2 दूनी 4R, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 0.25, और ये कितना आया था 0.12। तो कौन सा न्यूनतम होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष के संबंध में ये एक आपके लिए नया टॉपिक जोड़ा गया था फर्स्ट ग्रेड में, कि विज्ञान में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान, उससे लिया गया। आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है, व्यायाम जैसी शारीरिक शक्तियाँ वात बढ़ाती है, गलत बात है। गर्म मौसम में व्यायाम करने पर पित्त कम होता है, ये बिल्कुल गलत बात बोली इन्होंने, ये बात तो सत्य है। व्यायाम जैसी शारीरिक शक्तियाँ वात बढ़ाती है, ये बात सत्य है, लेकिन गर्म मौसम में व्यायाम करने पर पित्त कम होता है, ये गलत बात है, पित्त बढ़ जाता है। अगर आप व्यायाम करेंगे तो शरीर में गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ने से पित्त बढ़ता है। तनावग्रस्त मन वात बढ़ाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, तनाव होगा तो आपका वात बढ़ेगा। क्रोध और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं पित्त बढ़ाती है, बिल्कुल सत्य बात है। देखिए क्रोध आ रहा है तो आपके शरीर में गर्मी ज़्यादा है, ईर्ष्या है तब भी आपका शरीर गर्म रहेगा तो पित्त बढ़ाएगा। गर्म मौसम में अगर आप व्यायाम करेंगे तब भी शरीर क्या होगा, गर्मी होगी, और वो पित्त बढ़ाएगा ना कि घटाएगा। तो ऑप्शन सेकंड जो हो सकते नहीं, आंसर हो जाएगा 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दो विलगित पिंडों के लिए, विलगित मतलब अलग अलग पिंडों के लिए, उनके मध्य लगने वाले बल, अन्योन्य बलों का योग हमेशा शून्य होता है। अन्योन्य बल या अन्योन्य क्रिया का मतलब क्या होता है? एक वस्तु पर दूसरी वस्तु की क्रिया, दोनों आपस में एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, जो बल होता है वो अन्योन्य क्रिया ही होता है। इन्होंने बिल्कुल मेंशन कर रखा है यहाँ साफ साफ कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? अन्योन्य क्रिया बोलते हैं, एक की दूसरे पर क्रिया। तो वो कौन से नियम आता है? बल के क्रिया प्रतिक्रिया का तीसरे नियम आता है। गति के तीसरे नियम के अनुसार एक वस्तु पर दूसरी वस्तु द्वारा लगने वाला बल परिमाण में क्या होगा? समान, और दिशा में क्या होगा? विपरीत होगा। इसका मतलब एक वस्तु पर अगर 4 न्यूटन बल लग रहा है तो दूसरी वस्तु इस पर कितना लगाएगी? -4 न्यूटन का बल लगाएगी, क्योंकि दोनों की दिशा बदल जाएगी। इसका मतलब इसका परिणामी बल कितना होगा? परिणामी बल क्या होगा? 0 होगा। तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ? कथन में क्या दिया गया? अन्योन्य बलों का योग हमेशा 0 होता है। बिल्कुल सही बात है। बल द्वारा पिंडों के मध्य अन्योन्य बल यानी एक के दूसरे पर बल द्वारा किए गए कार्य का योग भी हमेशा 0 होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कार्य किसी भी तरह का हो सकता है। कार्य ऊर्जा इन्होंने टॉपिक बता रखा है। कार्य क्या हो सकता है? धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या 0 हो सकता है। अगर बल वस्तु के विपरीत दिशा में लग रहा है, विस्थापन की विपरीत दिशा में, जैसे मान लीजिए आप किसी बाइक को खींच रहे हैं, बाइक कोई चला रहा है व्यक्ति और उसको हम पीछे की तरफ खींच रहे हैं, बाइक आगे तरफ जा रही है, तो दोनों की दिशा कैसी है? विपरीत। तो वहाँ कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। जिस दिशा में बाइक जा रही है उसी दिशा में बाइक को धक्का दे रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा? धनात्मक होगा। और जब वस्तु पर बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, यानी दोनों पे 90 डिग्री का कोण है, इस तरह का 90 डिग्री कोण है, तब बल कार्य कितना होगा? 0 होगा। राइट। जैसे कुली का आपने एग्जाम्पल देखा होगा। कुली अगर सामान उठा कर लेके जा रहा है तो किस दिशा में विस्थापन कर रहा है? आगे की ओर, रोड पर आगे की ओर चल रहा है, और बल किधर लगा रहा है? पेटी के ऊपर की ओर। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोण कितना है? बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री। तो कार्य क्या है? 0। कार्य हो रहा है, लेकिन फिजिक्स मानती है कि वहाँ कार्य 0 है। तो ऑप्शन 2 गलत है, क्योंकि हमेशा 0 हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। माइनस, प्लस या 0 तीनों ही हो सकता है। कथन भी गलत है। कथन ये सत्य, लेकिन कथन भी असत्य है। ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ इन्होंने कॉन्सेप्ट भी समझा रखा है। विपरीत दिशा में बल कार्य हो तो नेट बल कितना होगा? दोनों बलों का अंतर। समान दिशा में बल लगने पर बलों का योग होगा। तो केवल फैक्ट नहीं, यह कॉन्सेप्ट भी समझाया रखा है। किसी वस्तु का पृष्ठ क्षेत्रफल कम होने पर दाब क्या होगा? ज़्यादा होगा। वस्तु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा होने पर दाब क्या होगा? कम होगा। कुली सिर पर बोझ उठाने के लिए गोल कपड़े का उपयोग करते हैं, उनमें दाब कम हो जाता है। बहुत अच्छा तरीके से इन्होंने समझाया है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? तो हमें पता है कि उपास्थि संयोजी उत्तक है, रक्त संयोजी उत्तक है, रक्त तरल संयोजी उत्तक है। कार्डिक हृदय पेशी ये संयोजी उत्तक नहीं है। इसकी संरचना अलग अलग तरह की होती है। घनाकार एपिथेलियम, रेखीय एपिथेलियम, इस तरह की आप चीज़ें पढ़ेंगे। ये 9th क्लास में अच्छे से कॉन्सेप्ट में इन्होंने समझा रखा है। कंडरा या टेंडन जो होता है, ये भी एक संयोजी उत्तक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। ये आप देख सकते हैं। पेशी को अस्थि से जोड़ने वाला होता है संयोजी उत्तक। पेशी को अस्थि से जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? कंडरा या टेंडन। तो ये क्या है? संयोजी उत्तक है। अस्थि किसका उदाहरण है? संयोजी है। तो इन्होंने सब सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं कौन कौन से संयोजी उत्तक का उदाहरण है। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला संयोजी उत्तक कौन सा होता है? स्नायु लिगामेंट होता है। संयोजी उत्तक जिसकी कोशिकाओं के बीच में पर्याप्त स्थान है उसको उपास्थि कहा जाता है। राइट। उपास्थि के बारे में बताएं। उपास्थि भी क्या है? एक संयोजी उत्तक है। आगे आप देखेंगे एक केंद्र कितना होगा उसमें? 1। और बेलनाकार शाखित पेशी, क्या विशेषता बताई इन्होंने कि केंद्रकीय है, और वो कैसी? एक केंद्रकीय। फिर क्या है? बेलनाकार। उसकी संरचना कैसी? बेलनाकार। वो कैसी है? शाखित। और क्या है? पेशी है। तो एक ही लाइन में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए क्या है? कार्डिक पेशी। इसका मतलब संयोजी उत्तक नहीं है। अरेखित पेशियाँ कौन सी होती है? अनिच्छिक पेशियाँ होती है। बेलनाकार कौन सी होती है? कंकाली पेशियाँ। तो एक ही जगह पे आपको समझा दिया कि शाखित क्या है, रेखित क्या है, अरेखित क्या है। राइट। इसी तरह से लास्ट पेज में उन्होंने समझाया है कि आँख की पलक, शोषणी और मूत्रवाहिनी में पेशी कैसी होती है? अरेखित होती है। इसका भी एक बार प्रश्न पूछा हुआ है। यहाँ से दिखाया है अस्थि और उपास्थि। उपास्थि भी क्या है? संयोजी उत्तक है। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, कार्डिक पेशी जो है वो संयोजी उत्तक नहीं है।
डायग्राम के माध्यम से भी, टेबल के माध्यम से भी इन्होंने समझाया कि आरएनए और डीएनए में क्या अंतर है। चित्र के माध्यम से भी बताया कि जटिल ऊतक के जो प्रकार हैं, फ्लोएम में कौन कौन से सेक्शन हैं, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। चालनी प्लेट, चालनी नलिका, फ्लोरेनकाइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा, साथी कोशिका। पूछा जाता है कि कौन सा चालनी नलिका है या चालनी प्लेट है, कौन सा फ्लोएम सेक्शन का भाग नहीं है। नेक्स्ट पार्ट साइकोलॉजी के क्वेश्चन का हम आंसर कर लेते हैं। ब्रूनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक निर्मितवाद के मूल परिकल्पना नहीं है। शिक्षार्थी ज्ञान का अनुकरण करने अपने अधिगम साथी के साथ अंत्यक्रिया करता है, ये ब्रूनर से संबंधित नहीं है। ये शिक्षार्थी अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर नए विचारों का निर्माण करता है, ब्रूनर के अनुसार है। यदि शिक्षार्थी मूल संरचना को समझ जाता है, किसी भी विषय का बेहतर बोध होता है, ये भी ब्रूनर के अनुसार है। किसी भी अधिगम के विषय में सबसे अच्छी रुचि सबसे अच्छा उद्दीपन है, ये भी ब्रूनर के अनुसार बिल्कुल सत्य है। जो ऑप्शन 1 दिया हुआ है, विद्यार्थी ज्ञान का अनुकरण करने अपने अधिगम साथी के साथ अंत्यक्रिया द्वारा करता है, ब्रूनर का नहीं है। ये वाइगोत्स्की का कथन है। वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद से संबंधित है ये भी, बट ये जो कथन है ये वाइगोत्स्की से संबंधित है, तो ये मूल परिकल्पना इनकी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन में विलुप्ति तब होती है जब क्या होगा, विलुप्ति कब होगी, जब अनुबंधित उद्दीपक को अननुबंधित उद्दीपक के बिना प्रस्तुत किया जाता है। ये बिल्कुल बात सत्य है, क्योंकि पावलोव के नियम अनुसार क्या होता है, जब अननुबंधित उद्दीपक और अननुबंधित उद्दीपक को बिना अनुबंधित उद्दीपक का है, राइट। अनुबंधित उद्दीपक सीधा से सिंपल समझ सकते हैं आप। एक होता है कंडीशनल स्टिमुलेटर, एक होता है अनकंडीशनल स्टिमुलेटर। तो अगर अनुबंधित उद्दीपक को बिना अनुबंधित, इसके बिना अगर बार बार कराया जाता है क्रिया को, तो क्या होगा, तो लार आना बंद हो जाएगा, राइट। जिसका मतलब है कि विलोपन हो जाएगा। तो अनुबंधित उद्दीपक को अननुबंधित उद्दीपक के बिना प्रस्तुत किया जाता है, तो उसकी विलुप्ति होती है। IASA मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षा की किस श्रेणी से संबंधित है, तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित नहीं है, व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित नहीं है, माध्यमिक और शिक्षक प्रशिक्षण तैयारी से संबंधित है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण और अनुसंधान और मार्गदर्शन के लिए काम करता है। एक व्यक्ति में परानुभूति का स्तर उच्च है, लेकिन वह दूसरों को प्रभावित करने में कठिनाई अनुभव करता है। इसमें संवेगात्मक बुद्धि का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक अविकसित है। अभिप्रेरणा नहीं, दूसरों को प्रभावित करने में कठिनाई अनुभव करता है, तो इसमें प्रेरणा की बात नहीं होगी। संवेगात्मक बुद्धि का कौन सा सर्वाधिक अविकसित है, तो वो क्या होगा, सामाजिक कौशल, क्योंकि दूसरों को प्रभावित नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या, उसमें सामाजिक कौशल की सर्वाधिक अविकसितता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार के दिनांक 27/9/2010 के निम्नलिखित में से किस संस्था को कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण और वितरण का कार्य सौंपा गया है। तो ये किसको दिया गया है, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक RSTB को दिया गया, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। मैकडूगल द्वारा बताई गई मूल प्रवृत्ति और उससे संबंधित संवेग। मैकडूगल ने प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के लिए एक संवेग बताया है। जैसे प्लाइन, अगर किसी व्यक्ति का प्लाइन है, राइट, जब किसी व्यक्ति को भय लगेगा तो वहाँ से प्लाइन कर जाएगा। इसका मतलब 4 में क्या, ए में क्या होगा, 4। ए में 4 किसी ऑप्शन में है क्या, नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। दूसरा, सामूहिकता कब होगा,
सामूहिकता के लिए क्या समझेंगे? एकाकीपन की भावना। संग्रहण कब करेगा व्यक्ति? जब स्वामित्व की भावना होगी। दीनता या दीनता कब आएगी? जब नकारात्मक भाव हो। और निवृत्ति कब होगी? जब किसी से घृणा हो जाए तो उस स्थान उस व्यक्ति से दूर हट जाता है। तो हो जाएगा A4, B5, C2 और D1 और E3। निम्नलिखित में से कौन सा किसी शैक्षणिक संस्थान के आंतरिक लाभार्थी में सम्मिलित नहीं है? तो स्कूल में कौन कौन होगा? टीचर, अध्यापक, विद्यार्थी और प्रधानाचार्य। नियोक्ता वहाँ उपलब्ध नहीं रहेंगे। ये बाहरी लाभार्थी है, आंतरिक लाभार्थी नहीं है नियोक्ता, जो नियुक्ति करता है। NEP 2020 के अंतर्गत मूल्यांकन सुधारों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। रटन तथ्यगम से हटाकर दक्षता आधारित आकलन पर बल दिया गया। बिल्कुल बेसलाइन असेसमेंट पर अब ध्यान दिया जा रहा है कि दक्षता आधारित मूल्यांकन हो। बोर्ड परीक्षाओं को पूर्णतः समाप्त करने का प्रस्ताव है? नहीं, बोर्ड परीक्षा को समाप्त करने का नहीं, उसको सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा का आयोजन करवाने का प्रयास है, प्रस्ताव है। निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन को प्रोत्साहित किया गया। ये बिल्कुल सही कथन है। तो कथन हो जाएगा ऑप्शन 4 केवल A और C। B गलत है, तो B ऑप्शन हो जाएगा। केवल A नहीं, A और B दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4। अंतिम प्रश्न आज का, निम्नलिखित कौन सा आयु वर्ग NEP 2020 के फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत आता है? फाउंडेशन स्टेज में 5 + 3 + 3 + 4 इस तरह का ये फाउंडेशन स्टेज बताया गया है। इस फाउंडेशन स्टेज में फाउंडेशन स्टेज में 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे शामिल हैं, क्योंकि 3 से 8 में क्या होगा कि LKG, UKG और HKG। 3 वर्ष तो वो आंगनबाड़ी में रहेगा और 2 वर्ष, 5 वर्ष टोटल 3 से 8 के 5 वर्ष हैं। तो 5 वर्ष, 3 वर्ष तो आंगनबाड़ी में होगा और 2 वर्ष पहली और दूसरी कक्षा। तो फाउंडेशन स्टेज में कितना है? 3 से 8 वर्ष। तो ये था हमारा आज का मैथ्स, साइंस, हिंदी, अंग्रेजी और मनोविज्ञान। इसका विश्लेषण, इसका आंसर की। मैथ्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप आराम से कर सकते हैं, और बेसिक के ही द्वारा किए जा सकते हैं। साइंस मॉडरेट लेवल की है, और अगर आप बेसिक अगर आपका अच्छा है, फिर से यहाँ पर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप कर सकते हैं। हिंदी ठीक, ज़्यादा इजी लेवल भी नहीं कहा जा सकता, बट उचित है। अंग्रेजी बहुत ही अच्छे लेवल की इस पर पूछी गई, और आपको ये पैटर्न बदलना होगा। मनोविज्ञान ठीक है, सामान्य स्तर था, इतना सामान्य भी नहीं कह सकते, बट ठीक है, आपकी पहुंच वहाँ तक हो सकती है, क्योंकि आप मनोविज्ञान पर काफ़ी अच्छा ध्यान देते हैं, क्योंकि इसमें परीक्षा में 8 से 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगले पेपर की आप तैयारी करें, अच्छे से जुड़ जाएं। हार जीवन का अंत नहीं है। संघर्ष बंद हो जाए तो हमारे जीवन का अंत हो जाएगा। हार जाए फिर संघर्ष करें, फिर हार जाएं, फिर संघर्ष करें, तो आखिरकार आपको सफलता मिल जाएगी। इसी के साथ हम सेशन से विदा लेते हैं। धन्यवाद।